Hello children, with this video we are going to start with chapter number 10, microbes and human welfare. Microbes क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ये साइज में बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा है. कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमारियां फैलाते हैं मगर कई हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि माइक्रोब्स सिर्फ हार्मफुल हैं और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बेनिफिशियल हैं. कुछ हार्मफुल हैं और कुछ बेनिफिशियल भी हैं और कुछ तो इतने बेनिफिशियल हैं कि जिनके कारण हमारी लाइफ का जो लाइफ स्पैन है और बीमारियों से जो हमें छुटकारा मिला है वो कई माइक्रोब्स के कारण ही मिला है. तो वाइस वर्सा कंडीशन होती है. कई माइक्रोब्स जो है हमें बीमार करते हैं और दूसरे माइक्रोब्स हमें बीमारियों से बचाते हैं. इस चैप्टर में टोटल 6 हेडिंग्स के अंदर हम माइक्रोब्स का इफेक्ट हमारे लिए कैसे फायदेमंद है ये पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे काम करते हैं. हाउस होल्ड मतलब घर की चीज बनाने में, घर में जो हम चीजें बनाते हैं जैसे दही जमाते हैं तो उसमें कौन सा माइक्रोब कैसे हमारी हेल्प करता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में कैसे माइक्रोब्स जो है इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के लिए, चीजें बहुत लार्ज स्केल में बनाने के लिए. इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये तीसरा टॉपिक होगा. देन फोर्थ टॉपिक विल बी माइक्रोब्स इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, जो बायोगैस बनती है जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूल है वो भी माइक्रोब्स के एक्शन के कारण बनता है. Then we will see microbes as biocontrol agents and then biofertilizers. ये टॉपिक्स होंगे जिनमें से हम पहले 2 टॉपिक्स माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने बताया माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, बहुत टाइनी क्रिएचर्स हैं, इनको हम आंखों से देख नहीं सकते. इनमें अधिकतर प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरोइड्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं. जो सबसे पहला टॉपिक है बहुत इजी चैप्टर है, इसके बारे में बहुत कुछ आपको पहले से पता है. आप अपनी लैंग्वेज में अगर समझ लें, जितना मैंने नोट्स लिखा है सिर्फ उतना ही काफी है. इस चैप्टर में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ड. कर्ड माने दही. दही कैसे जमता है? दही जमता है लैक्टोबैसिलस से. ठीक है. अब ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शॉर्ट में हम LAB भी कह सकते हैं. आपने घर में मम्मी को दही जमाते देखा होगा. वो दूध हल्का सा वार्म करके, गरम नहीं, क्योंकि बहुत गरम टेम्परेचर पे ना तो दही जमता है ना ही ठंडे दूध का दही जमता है. दही जमाने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होती है. वार्म मिल्क जिसमें ये आप लगभग कह सकते हैं कि 30 to 35 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर दही जमाने के लिए बेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि इतने टेम्परेचर पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम करते हैं. लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी स्टार्टर की चाहिए रहती है. स्टार्टर मतलब जिसको है ना हम कहते हैं खट्टा दही जो होता है, जो जावन कहलाता है, वो चाहिए रहता है. इसे हम दूध में मिलाते हैं और फिर वो दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है. तो ये जो स्टार्टर आप यूज करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच दही जो आप दूध में डालते हैं वो कहलाता है स्टार्टर या इनोक्युलम. बायोलॉजिकल टर्म है स्टार्टर के लिए इनोक्युलम. ठीक है. कर्ड इज रिच इन विच विटामिन? विटामिन B12. B12 विटामिन का केमिकल नेम है साइनोकोबैलामिन. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कई बार कि कर्ड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जवाब है विटामिन B12. ये विटामिन B12 हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर केमिस्ट्री की NCERT ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे भी बताया हुआ है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है. मतलब RBCs की क्वांटिटी अच्छे से नहीं बनती और इंसान एनीमिया से सफर करता है अगर B12 की कमी हो जाए बॉडी में. ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ LAB, जब भी ये ग्रो करते हैं तो LAB एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं और ये एसिड क्या करता है? मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है.
सो बेसिकली इसमें मिल्क जो है वो फिर कोगुलेट हो जाता है, और क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन को क्या कर चुके होते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके सामने कोई सवाल पूछता है कि क्या पचाना ज्यादा इजी है, दूध या दही, तो जवाब होगा दही। क्यों? क्योंकि दही तो ऑलरेडी, दही में क्या है, दूध के जितने भी कंटेंट था, जितना भी प्रोटीन था, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। तो अब आपकी बॉडी को सिर्फ आधा ही डाइजेशन करना है, आधा तो बैक्टीरिया ने ऑलरेडी कर दिया है। सो कर्ड क्या है? इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, प्रोटीन, एंड इट कैन बी वेरी इजीली डाइजेस्टेड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज डो। जो इडली, डोसा, इनका जो डो होता है, ब्रेड का डो, डो मतलब जो रॉ फॉर्म में आटा होता है जिससे इडली, डोसा या फिर ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत होती है। सो इनमें जो प्रोसेस होता है वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कहलाता है। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो बिना ऑक्सीजन कंज्यूम किए जो है फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये डो को जो है फुला देते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनाते हैं, ये फर्मेंटेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। सो अगर हम इनका छोटा सा पैसेज पढ़ें कि ये कैसा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जहां पर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि आपने ब्रेड की बात की, तो ब्रेड का जो आटा होता है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, या आप ये समझ लें कि जहां पर भी जो है स्टार्च है या ग्लूकोज है, तो जब इसका जो है फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन की वजह से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड फर्दर फिर कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH और CO2 गैस में। तो जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो जो हमारा आटा होता है, जो डो होता है, उसमें ये रिएक्शन हो रही होती है, और ये रिएक्शन करता कौन है? ये रिएक्शन करते हैं ईस्ट, ठीक है। और उस ईस्ट का क्या नाम है? सैकेरोमाइसिस सर्विसी। सैकेरोमाइसिस सर्विसी, इसका काम होता है ब्रेड और केक बनाना। तो इसीलिए इस सैकेरोमाइसिस सर्विसी ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेकरी में काम आता है। जितनी भी बेकरी के आइटम्स हैं, जैसे केक हुआ, ब्रेड हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो फ्लफी बनते हैं, वो सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डो के पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, जिससे आपको उसमें जो है फ्लफीनेस और जो है स्मूथनेस आती है उस कंपाउंड में, या जो भी डो है। तो चीजें जो है, इडली हुआ, डोसा हुआ, वो फूला फूला बनता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में एक टॉडी नाम का कंपाउंड भी आता है। टॉडी क्या होता है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथ इंडिया के लोग यूजुअली पीते हैं। इसमें होता ये है कि जो कोकोनट ट्री होता है या पाम ट्री होता है, ये पाम ट्री का सैप निकालते हैं, और उस सैप को कई बार ये रॉ फॉर्म में भी ड्रिंक, एज ए ड्रिंक यूज करते हैं, और कई बार इसका फर्मेंटेशन करा के इसको ड्रिंक करते हैं। तो इस फर्मेंटेड पाम ट्री सैप को टॉडी कहा जाता है। ये एक पेय पदार्थ है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक। तो इसे रॉ फॉर्म में भी सीधे पेड़ से सैप लिया और पी लिया, ऐसा भी करते हैं, और कई बार इसका फर्मेंटेशन भी कराते हैं बाय द ईस्ट। देन कम्स चीज। चीज सबको मालूम है कि मिल्क प्रोडक्ट है। चीज जो है सबसे ज्यादा पुराना फॉर्म है जिसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं, यानी वो सबसे पुरानी चीज जिसमें माइक्रोब्स यूज होते हैं चीज है। इसे कैसे बनाते हैं? दिस इज फॉर्म बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मिल्क का डिग्रेडेशन करा दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चीज बनाने के लिए, और बहुत तरह की चीज जो है अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। सो 2 तरह की चीज जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं। पहले तरह की जो चीज है वो है स्विस चीज, जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं। अगर आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है तो जेरी जिस चीज पे बैठता है वो चीज में कितने बड़े बड़े छेद होते हैं। तो यूजुअली चीज में इतने बड़े छेद नहीं होते, बट स्विस चीज में इतने बड़े बड़े होल्स होते हैं। क्यों इतने बड़े बड़े होल्स होते हैं? क्योंकि ये बनाई जाती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी से।
सो ये किस बैक्टीरिया से बनती है? ये इतने बड़े बड़े छेद वाली चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई या शर्मनी, जो भी बोलना चाहते हैं। तो इसमें होल्स बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हमें पता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस होती है, इसीलिए होल्स बनते हैं। लेकिन स्विस चीज में बहुत बड़े बड़े होल्स बनते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है वो रॉकफोर्ट चीज होता है। ये चीज अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज के ऊपर फंगस लगी है, और एक्चुअली फंगस ही लगी होती है क्योंकि रॉकफोर्ट चीज के ऊपर जो है फंगी ग्रो की जाती है, और ये फंगस क्या करती है, ये उसको पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। सो रॉकफोर्ट चीज जो है वो फंगस के थ्रू फ्लेवर उसका अच्छा किया जाता है। सो ये चार जो चीजें आपने पढ़ी ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे। सो हाउस होल्ड मतलब यूजुअली घर में बनते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या ये इंडस्ट्रीज में नहीं बनते? चीज भी तो इंडस्ट्री में बनती है और बहुत लार्ज स्केल पे भी बनती है। हाँ बनती है, लेकिन वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, वो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी अब हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रोब्स यूज होते हैं। सो अगर आप NCERT रेफर करते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में इथाइल अल्कोहल को, जिसे हम अल्कोहल या शराब कह सकते हैं, को फर्मेंटेड बेवरेज लिखा है। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, अ ड्रिंक, और फर्मेंटेड का मतलब है जिसको फर्मेंट किया गया हो। सो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियली बनाई जाती है। जो शराब है वो बहुत कम स्केल पे नहीं बनती, वो बहुत बड़े बड़े स्केल पे बनती है। यानी बहुत बड़ी बड़ी जो है टैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक्स जिनको फर्मेंटर्स कहा जाता है। उन फर्मेंटर्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शराब बनती है, एंड दे आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो टॉपिक हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वो है बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बेवरेजेस की बात करते हैं। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बेकर्स ईस्ट पढ़ी थी ब्रेड में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सैकेरोमाइसिस सर्विसी। इसे ही ब्रीवरीज ईस्ट भी कहते हैं या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर क्या होता है? ब्रीवरी वो जगह होती है जहां शराब बनती है। सो शराब बनाने में भी सेम ईस्ट काम आती है जो ब्रेड बनाने में काम आती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ब्रेड वाली ही जो बेकर्स ईस्ट था वही ब्रीवर्स ईस्ट है, और वही जो है सैकेरोमाइसिस सर्विसी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सब सेम है। सो इट इज यूज्ड टू फर्मेंट माल्टेड सेरेल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। सो फ्रूट जूसेस से भी क्या बनती है? शराब बनती है। आपको पता है ग्रेप्स से बनती है, जहां भी ग्लूकोज का सोर्स है उससे जो है शराब बनती है। आपने सुना होगा जौ से शराब बनती है ना? तो बार्ले जिसको कहते हैं, व्हीट बियर बनती है। तो ये सारी क्या है जो है ये फ्रूट से बनने वाली शराब है। अब आप ध्यान दें, जो शराब बनती है वो अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर कि उसमें अल्कोहल कितना है, इथाइल अल्कोहल कितना है, उसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कुछ में अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बियर को हम शराब नहीं कह सकते, पर एक्चुअली इथाइल अल्कोहल उसमें होता है, लेकिन सिर्फ 4 से 5%। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि बियर इज नॉट अ शराब। ठीक है, तो बियर और वाइन ये जो है सिर्फ मतलब फर्मेंटेशन किया और ऐसे ही इनको कंज्यूम किया जाता है। सो अब ये क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि शराब जब बन रही होती है तो जैसे सपोज मैं आपको अगर समझाने के लिए एग्जांपल लूं, मान ले हमने ग्रेप्स लिए बहुत सारे, आपको मालूम है ग्रेप्स से शराब बनती है, ग्रेप्स को सड़ा करके फर्मेंट करके। तो ग्रेप्स लिए बहुत सारे, इसमें जो है ईस्ट डाल दिया, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। अब वो ईस्ट क्या करेगा? इस ग्रेप्स को क्या करेगा? फर्मेंट करेगा, सड़ाएगा, इसको जो है इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाता रहेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। बहुत सारी ईस्ट होगी और बहुत सारी जो है वहां पे ग्रेप्स होंगे जो कि फर्मेंट हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा इमेजिन करिए, और यहाँ पे बहुत सारा इथाइल अल्कोहल और बहुत सारी CO2 बन रही है। सो ये जो इथाइल अल्कोहल बन रहा है ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग बहुत ज्यादा कितना? तो 13%। बुक्स में लिखा होता है कि 12 से लेके 18% के बीच में जब इथाइल अल्कोहल बन जाता है तो ईस्ट मर जाती है।
क्या होता है, ईस्ट खुद इथाइल अल्कोहल बना रही है लेकिन इथाइल अल्कोहल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कितने कॉन्सेंट्रेशन तक ईस्ट जिंदा रहती? 13% इथाइल अल्कोहल बनने तक ईस्ट जिंदा रहती है और वो ग्रेप्स को सड़ाती जाती। लेकिन जैसे ही 13% के ऊपर गया इथाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, वो जहर हो जाता है और ईस्ट खत्म हो जाती है, यानी फर्मेंटेशन रुक जाता है। तो अब जो दारू बन के तैयार हुई, जो शराब बन के तैयार हुई, उसमें सिर्फ 13% अल्कोहल है, ठीक है, मैक्सिमम 13%। तो जो वाइन और बियर है वो जो है सिर्फ 13 या उससे कम परसेंटेज का इथाइल अल्कोहल वाले ड्रिंक्स हैं। इसीलिए लोग मानते हैं कि इनको शराब हम कह नहीं सकते, इनका कॉन्सेंट्रेशन इथाइल अल्कोहल के फॉर्म में बहुत कम है। तो अब हर कोई तो इतने कम इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की शराब नहीं पिएगा। कई लोगों को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाली शराब चाहिए जिसमें बहुत सारा इथाइल अल्कोहल हो। तब क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर ईस्ट खत्म हो गया, 13% इथाइल अल्कोहल बन गया, उसी को उठा करके आप जो है डिस्टिलेशन करा देंगे। फर्मेंट, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, वाइन और बियर सिर्फ फर्मेंटेड ड्रिंक्स थी, उनमें जो है डिस्टिलेशन नहीं हुआ था। लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम, ये इनका एक स्टेप आगे का वर्जन है। इनमें क्या होता है, फर्मेंटेशन हो गया, 13% इथाइल अल्कोहल बन गया, ईस्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद इसका करा दें डिस्टिलेशन। तो जब डिस्टिलेशन कराएंगे तो डिस्टिलेशन इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। तो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि क्योंकि ये एज अ स्टडी टॉपिक हमने कभी नहीं इतना पढ़ा होता है। शराब में इथाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन जो बुक्स में लिखा है हमें उतना ही पता है, पर कई ऐसी भी शराब हैं जिनमें 50-60% तक भी इथाइल अल्कोहल होता है। तो मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम वाइन और बियर में जो है वो 13% के नीचे होता है। तो ये तो हुआ इथाइल अल्कोहल बेवरेजेस के फॉर्म में कैसे जो है माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अगर ईस्ट नहीं होता सैकेरोमाइसिस सर्विसी तो इथाइल अल्कोहल नहीं बनता। नेक्स्ट क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में है, वो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक वर्ड का अगर हम जो है डिवीजन कर दें दो पार्ट में, एंटी एंड बायोटिक्स। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट है? बायोटिक्स, लाइफ के अगेंस्ट। किसकी लाइफ के अगेंस्ट? खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जो हमें बीमार करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट है। ये हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे लिए तो फ्रेंड्स हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है हम फटाक से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो अगेंस्ट है खराब माइक्रोब्स के, खराब पैथोजेंस के, खराब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के। तो ये उनको किल करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको जो है क्रेडिट जाता है। इन्होंने जो है एक्सीडेंटली, ये खोज नहीं रहे थे एंटीबायोटिक, ना ये पढ़ रहे थे, ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत सारी पेट्री डिश ली हुई थी और उन पेट्री डिश पे इन्होंने बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। ही माइट बी स्टडिंग समथिंग। सो जब ये पेट्री डिश पे बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि पेट्री डिश में हर जगह बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, लेकिन एक जगह पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, एक पेट्री डिश में। तो इन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने उस पेट्री डिश का बहुत माइन्यूट इंस्पेक्शन किया तो इन्होंने ये पाया कि उस पेट्री डिश में जहां पर जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, वहां फंगस लगी थी। वहां पे क्या लगी हुई थी? फंगस लगी थी। तो अब फंगस मतलब कुछ ऐसा कर रही थी कि बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहा। ये मान लेते हैं रेड कलर की फंगस लगी इतने एरिया में, और जितने में फंगस लगी है उसके आजू बाजू के भी थोड़े एरिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि फंगस कुछ ऐसा सब्सटेंस या केमिकल रिलीज करती है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। तो ये जो फंगस यहाँ ग्रो कर रही थी वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। जो फंगस ग्रो थी वहां पे, जो बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने दे रही थी, वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। और इसी पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से निकलने वाले एंटीबायोटिक को इन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया, एंड पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ये, ही वाज नॉट ट्राइंग टू स्टडी एंड सर्च द एंटीबायोटिक्स। तो एक्चुअली क्रेडिट कई और साइंटिस्ट हैं जिनको जाता है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नहीं दे सकते, बट स्टिल ही वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी।
सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स को बनाने का और बहुत लार्ज स्केल पे यूज करने का, लोगों को बताने का क्रेडिट है, वो जाता है अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे को। सो देयर वर टू मोर साइंटिस्ट, चेन एंड फ्लोरे, हार्वर्ड फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट है जिनको जो है बाद में जाकर के नोबेल प्राइज मिला 1945 में। इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक की तरह यूज हो सकता है, हम इससे बीमारियों से लड़ सकते हैं, ये बात खोजने वाले थे चेन एंड फ्लोरे। और इनकी इस स्टडी के लिए 1945 में, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और सबसे मजे की बात है कि 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला और लगभग उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ये ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था, और बहुत सारे वुंडेड सोल्जर्स थे, बहुत सारे घायल लोग थे जिन पर इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया और मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई गई। तो एंटीबायोटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ माइक्रोब्स बनाते। अब आप सोचिए कि एंटीबायोटिक को बना कौन रहा है, फंगस। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, दिस इज अ लाइफ सेविंग फंगस। तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। सो ऐसे बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल दे आर नाउ सर्वाइविंग ड्यू टू द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए कि कैसे माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में और जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारी मदद करते हैं। एक तीसरा टॉपिक जो हमारी किताब में है वो है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ केमिकल एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हमारी हेल्प करते हैं। सो बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत से केमिकल जैसे अल्कोहल हुआ, एसिड हुए, एंजाइम्स हुए, हमारी हेल्प करते हैं लिविंग सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन करने में। आपने इन एसिड्स का नाम सबने सुना है, सिट्रिक एसिड सब खाते भी हैं, है ना। जब भी कुछ खाने की चीजें बनती हैं जिनमें हमें जो है सॉफ्टनेस चाहिए या फ्लफीनेस चाहिए या खट्टापन चाहिए, तो हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है, जो मिलता किससे, ये एक फंगस से मिलता है। उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। तो ये आपको याद करना है कि सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से, एंड इट्स अ फंगस। इसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब ये जो है एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जिन्हें हम खा सकते हैं। दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हम खा सकते हैं और हमें नुकसान नहीं होता। क्या कभी किसी ने HCl H2SO4 पिया है? नहीं पिया। खाने में डाला है? नहीं डाला, है ना। लेकिन हम नूडल्स बनाते हैं तो हम उसमें एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोल देते हैं, 5 to 8% एसिटिक एसिड इज विनेगर, तो हम विनेगर खाते हैं, यानी एसिटिक एसिड हम खाते हैं। सिट्रिक एसिड हम खाते हैं, लैक्टिक एसिड दही में होता है, हम खाते हैं, ब्यूटायरिक एसिड भी हम खाते हैं। तो ये वो एसिड्स हैं जो हम खा सकते हैं और हमें फायदा पहुंचाते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और जो एसिड्स हम कंज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ यूज करते हैं फॉर अदर पर्पजेस अदर देन ईटिंग, उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं, जैसे HCl H2SO4। सो हमें यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ना है। सो एसिटिक एसिड किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है, एंड बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसके अलावा ब्यूटायरिक एसिड बनता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, ये भी एक बैक्टीरिया से बनता है। और ब्यूटायरिक एसिड को बनाने वाला बैक्टीरिया कौन है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। इसके बाद लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, वो लैक्टिक एसिड भी बैक्टीरिया से बना, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। और आपने कर्ड वाले सेक्शन में पढ़ा भी था कि LAB नाम था, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो तो थे एसिड्स।
अब एसिड्स के अलावा केमिकल्स में और क्या होता है जो हमें काम आता है? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या, कई एंजाइम्स हमारी लाइफ सपोर्टिंग एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए बहुत फायदा करते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम। इसका क्या काम है? जब भी है ना स्टेन लग जाता है तेल का, ग्रीस का, तो लाइपेज से आप याद रखेंगे, लाइपेज किसको हटाते हैं, किसे डाइजेस्ट करते हैं? लिपिड्स को। लिपिड्स मतलब ऑयली सब्सटेंसेस में लिपिड होता है, जैसे तेल घी के जो दाग लगते हैं उन्हें खत्म करने के लिए लाइपेज रिच डिटर्जेंट्स आते हैं, जिन्हें डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस रिच विथ लाइपेज कहा जाता है। सो लाइपेज वो एंजाइम है जो स्टेन्स हटाने के काम आएगा। देन आपने पल्प वाले जूस पिए होंगे, एक आते हैं बिना पल्प वाले जूस और एक आते हैं पल्प वाले जूस जिनमें पल्प होता है। पल्प मतलब कि फ्रूट का जो है वो रेशा, उसके और भी मतलब सिर्फ जूस नहीं होता है, पल्प भी होता है उसमें। तो पल्प का मतलब होता है क्रश्ड फ्रूट, कि आपने उसको अच्छे से अब मैं आपको इसको कैसे समझाऊंगी, जैसे कि हमने एक एप्पल लिया, उसको जार में, मिक्सी के जार में पीस दिया, ठीक है। पीसने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छन्नी से छान लेते हैं। तो जब छान लेते हैं तो नीचे सिर्फ जूस आता है और ऊपर जो है वो जो पल्प होता है ना, जो फ्रूट का पिसा हुआ पार्ट है वो रह जाता है। लेकिन मान लें इसको कहेंगे हम फिल्टर्ड जूस, जो बिना पल्प का है। लेकिन अगर हम जो है मिक्सी में पीसने के बाद सीधे उसे गिलास में डालें बिना छाने और वैसे ही पी लें, तो वो क्या कहलाएगा? पल्प वाला जूस, क्योंकि आपने उसे छाना नहीं है, उसमें पूरा पल्प एज इट इज प्रेजेंट है। तो जो है जो बिना पल्प वाले जूस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्योंकि पल्प तो है, तो एक तो मेथड है कि आप उसे छान लो, और छानने के बाद आप क्या करोगे, उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस एंजाइम मिला दोगे। अब ये पेक्टिनेज क्या होता है? फ्रूट्स की जो बाहर की कवरिंग होती है वो पेक्टिन से बनी होती है, और पेक्टिन को जो खत्म कर दे, डाइजेस्ट कर दे, है ना, तोड़ दे, ब्रेक कर दे, वो पेक्टिनेज एंजाइम, और जो प्रोटीन्स को ब्रेक करे वो प्रोटीएजेस। तो इसीलिए फ्रूट्स के जो पल्प है उसको क्लियर करने के लिए और पल्पी जूस से नॉन पल्पी जूस बनाने के लिए ये दो एंजाइम पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस यूज किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये एंजाइम क्लॉट बस्टर कहलाता है। क्लॉट बस्टर। क्लॉट क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, है ना, जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। क्या होता है कि अगर ये हमारा हार्ट है सपोज, और इस हार्ट तक एक आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आ रही है, अगर आर्टरी में एक ब्लड का क्लॉट फंस जाएगा तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और हार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अटैक आएगा, है ना। तो इस क्लॉट को, इस आर्टरी के रास्ते को क्लियर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसे क्या देते हैं? ये क्लॉट बस्टर एंजाइम विच इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है? क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है जिससे ब्लड फ्लो इजिली हो जाए। तो ये क्लॉट बस्टर एंजाइम है। नाउ लास्ट जो टॉपिक है इसमें, एक्चुअली हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हमने अभी तक जो है एसिड्स पढ़े थे, फिर हमने एंजाइम्स पढ़े ये ऊपर, फिर अभी हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एसिडिक नेचर, दूसरा जो एंजाइम है, और तीसरे ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर की हम तीसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं। पहली हेडिंग थी माइक्रोब्स का यूज हाउस होल्ड यानी घर की चीजों में, दूसरी हेडिंग थी माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रीज में, जिसमें हमने जो है अल्कोहलिक बेवरेज पढ़ा और हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा। फिर ये तीसरी हेडिंग है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं। 3 सब हेडिंग कौन सी हैं? एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यानी तीसरी हेडिंग में फिर से 3 सब हेडिंग्स हैं। सो ये लास्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूजेस। सो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक फंगस से बनता है। ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक फंगस से बनता है। उस फंगस का नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
सो ये जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस साइक्लोस्पोरिन ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाता है। और इस मॉलिक्यूल का काम क्या है? ये मॉलिक्यूल बहुत काम का है। एक्चुअली क्या होता है, जिन पेशेंट्स को सर्जरी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी एक इंसान की किडनी खराब हो गई, अब उसकी किडनी निकाल के उसको किसी और की किडनी लगाई गई, या किसी की आंख खराब है उसको दूसरे की आंख लगाई गई, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने चालू कर देती है। क्या होता है, हमारी बॉडी अपनी बॉडी के सेल्स के अलावा जो भी बाहर से चीजें आती हैं उनको फॉरेन पार्टिकल मानती है, उनको पहचानती नहीं है। तो वो क्या करती है, उनके अगेंस्ट अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर देती है, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज, जो क्या करती है, उन सेल्स को मारने लगती हैं। तो अब आपने इतना पैसा खर्चा करके किडनी ट्रांसप्लांट कराया और मान लीजिए कि आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है, उसने बहुत बड़ी एंटीबॉडीज की आर्मी खड़ी कर दी और जो आप लाखों रुपए की किडनी लगा के बैठे हैं उसको वो खत्म करने लगी, तो फिर क्या होगा, फिर से आप प्रॉब्लम में होंगे। तो ये सिचुएशन ना आए और ये ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, जो नया ऑर्गन आपकी बॉडी में आया है, इसके लिए यूज होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इसीलिए लिखा है इम्यूनो सप्रेसेंट है। क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम नए ऑर्गन से लड़ने ना लगे, उसे फॉरेन ना माने, उस फॉरेन पार्टिकल ना माने, उसे जो है पहचानने से इनकार ना कर दे, इसके लिए जो है उसे साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर स्टैटिन्स। ये क्या होते हैं, ये ईस्ट से बनते हैं और इस ईस्ट का नाम है मोनेस्कस परप्यूरस। इसका क्या काम है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए काम करता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्या होता है कि जो हम तेल और घी खाते हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने सुना होगा एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है, LDL और HDL। LDL मतलब लो डेंसिटी, ठीक है, और HDL मतलब हाई डेंसिटी। L मतलब लिपोप्रोटीन। सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल ये दो तरह का है। अब जो हमारे लिए अच्छा है वो कौन सा है, हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL, गुड फॉर अस। मतलब अगर हमारी बॉडी में HDL की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम फायदे में हैं, लेकिन अगर ये लो डेंसिटी वाला ज्यादा हो गया तो ये खतरनाक होता है। इससे फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को लो करता कौन है, स्टैटिन्स। तो ये वो मेडिसिन हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए पेशेंट्स को दी जाती हैं। सो इस वीडियो में हम यही 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मगर इस पूरे चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने पहले ही बताया था। तो अगला टॉपिक होगा सीवेज ट्रीटमेंट, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।